बेहतरीन इंतजामात के साथ खूबसूरती से डेकोरेट किए गए शादी हाल के दरवाजे पर मेहमानों का खुश इखलाकी से इस्तकबाल करती सायरा खाला की नजर जन्नत पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। एक लहजे के लिए तो जैसे उन्हें यकीन ही ना आया। अगले ही लम्हे उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। फारिस वरदान ने मोबाइल की स्क्रीन से निगाह उठाकर सायरा खाला को देखा। लबों पर दाने गाल की जाने बुझती मध्यम मुस्कान के साथ वो जन्नत के खालू से और उनके बेटों से मिला। अमार के अलावा सायरा खाला के तीनों बेटे बड़े खुश इखलाकी से मिले। नेवी ब्लू पेंट कोट में फारिस का दराज कद नुमाया हो रहा था। अपनी शख्सियत में शानदार तो वो था ही, मगर वजाहत के बाद हर किसी की नजरों में भी आ रहा था। सफेद और गुलाबी रंग के इम्तजाज के कामदार लहंगा चोली में मलबूस जन्नत बिनते कमाल सब कुछ लग रही थी, मगर खुश नहीं। जबरदस्ती की मुस्कुराहट भी उसके होंठों पर नहीं थी। आंखें सुर्ख मुतर्रम, जैसे वो सारा रास्ता रोती रही हो। वो जितनी अपसेट थी फारिस वरदान उतना ही खुश और मुतमईन। तुम अंदर जाओ, मैं जरूरी कॉल अटेंड करके आता हूँ। जन्नत ने मुतवहिश निगाहों से उसे देखा। अब अंदर भी वो अकेली ही जाए। फिर उसने खाला को देखा जो दूसरे मेहमानों से मिल रही थी। अमार का दर फासले पर ही बिगड़े तेवरों के साथ खड़ा था। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, आंखों में सख्ती से देखते हुए उसने कहा। फिर कदरे फासले पर शादी के हंगामे, शोर शराबे और म्यूजिक की तेज आवाज से परे वो फोन कान से लगाए किसी से बात करने लगा। मुठियां भींच कर जन्नत ने अपने जैसे ही अपनी घबराहट पर काबू पाया, फिर हिम्मत मजतमा करके हाल में दाखिल हो गई। शादी का शोर शराबा हंगामा जैसे सब खत्म हुआ था, या शायद उसकी समात ने ही काम करना छोड़ दिया था कि आहिस्तगी से कदम उठाते हुए उसे यूं लगा था जैसे हर तरफ मुहीब सन्नाटा छा गया हो। कई निगाहें उसकी तरफ उठी थीं, कई लोगों ने आंखों में एक दूसरे को इशारे किए थे। आते जाते लोगों की मरकज़े निगाह बनी अजियत की दो धारी तलवार पर कदम जमाते वो शादी हाल के सबसे अलग थलग हिस्से में जाकर बैठ गई। जिन लोगों के सामने वो मरकर भी नहीं आना चाहती थी, वो नजर भरकर उसे देख रहे थे, उसे जांच रहे थे, उसे परख रहे थे। बदनसीबी का अगर कोई रूप है तो वो जन्नत कमाल को दान कर दिया गया है। बदबख्ती अगर कोई मकाम है तो वो जन्नत कमाल को इनाम कर दिया गया है। उसका सर उठा हुआ था, मगर निगाहें झुकी हुई थी। वो किसी को देखना ना चाहती थी, मगर फिर भी उसे सब नजर आ रहे थे। बहनों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, खसूसन हिफ्सा आपी को। वो उन्हें उठते बैठते आते जाते देख रही थी, और वो थी कि उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए थी। उसकी भांजियां भांजे दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते फिर रहे थे। मुबशी तो उसके पास से गुजर गया था, यकीनन बहनों ने ही मना कर रखा था तभी वो उसके पास नहीं आए। छोटे चचा और फूफो की फैमिली भी वहां मौजूद थी। हर चेहरे पर उसे देखते ही नागवारी उभर आई थी। कुछ तो वो भी हैरान हो रहे थे कि यहाँ आ कैसे गई थी। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। माँ शदीद गुस्से में लग रहा था। अपना तमाशा मनवाने का बहुत शौक है तुम्हें? जन्नत उसे देख कर रह गई। जेरे लब बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। वो जानती थी हमार किस वो जानती थी हमार ये बात किस वजह से कह कर गया था। उसकी भी मजबूरी थी। वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ आई थी? फारिस कुछ ताखीर से आया था। कुर्सी खींच कर उसके हमरा बैठा तो एक बार फिर वो नजरों में आ गई थी। तो ये था जन्नत बिनते कमाल का शौहर। सबने आज देखा था, सबने आज जाना था। अपने हैरान हुए थे, उनका हैरान होना बनता भी था। भला कोई जन्नत जैसी लड़की से शादी कर भला कोई जन्नत जैसी लड़की के लिए भला कोई जन्नत जैसी लड़की से शादी के लिए रजामंद कैसे हुआ था? इसके लिए तो जमान जैसे मर्द ही जचते थे। नाकिस नामुकम्मल ऐसी ही तस्वीर थी उसकी। खुशरख मकबूद हुए, वो दिल से जो गिरी सो गिरी नजरों में भी ना रही थी। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई मजबूती से पकड़े टांग पर टांग रखे वो बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही थी उसका अक्स उसकी झिलमिल करती आंखों में लहरा रहा था। कुछ अगर बाकी भी है तो आज खत्म हो जाएगा। अंदर एक हंगामा बरपा था। दुल्हन दूल्हा को स्टेज पर बिठाया गया तो उनके आसपास उसकी अपनी बहनों को देखकर एक बार फिर उसका दिल को कुछ हुआ। इतनी मोहब्बत और एहतमाम से वो सिदरा के आगे पीछे थी, उसके अरूसी जोड़े का दामन सेट कर रही थी। और वो खुद अपनी शादी पर कितनी तनहा, कितनी नामुकम्मल थी उनके बगैर। मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो जन्नत। जाने कहाँ से खाला आई, जबरदस्ती उठाकर उसे अपने साथ ले गई। अमार के चेहरे पर एक बार फिर नागवारी दर आई। वो अपनी मां को कुछ खफकी से देख रहा था। भारी दिल के साथ वो स्टेज पर चढ़ी थी। बहनें एक एक करके वहां से हट गईं। कजन्स भी दूर हो गईं। जो मौजूद थे वो उसकी आमद पर नागवारी का इजहार करने लगे थे। पारिस फरदान सीने पर बाजू बांधे जन्नत के तासुरात से काफी महसूस हो रहा था। स्टेज पर दुल्हन के हमरा बैठी पुरकशिश नक्कुश के हामिद इस लड़की पर सादा बेगम की नजर यूं ठहरी कि वो बावजूद कोशिश के हटा न सकी। उन्होंने ऐनक लगाकर उसका हर तरह से जायजा लिया, फिर दिल ही दिल में उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया।
मुझे अपने फरहान के लिए वो सफेद कपड़ों वाली लड़की बड़ी पसंद आई है, वो जो दुल्हन के पास बैठी है वही। उन्होंने अपनी पड़ोसन की बेटी शाइस्ता की तवज्जो स्टेज पर बैठी लड़की की तरफ मबजूल करवाना चाही थी, मगर वो मेज के बराबर में बैठे फारिस फरदान को भी मुतवज्जा कर बैठी थी, जिसने मोबाइल स्क्रीन से निगाह उठाकर उसी लड़की को देखा जो दुल्हन के पहलू में बैठी थी। अरे ये तो जन्नत है, ये शादीशुदा है बुआ, शाइस्ता ने कहा। है? सारदा बेगम को एकदम धचका सा लगा। शादीशुदा? मैं समझी किसी कॉलेज की स्टूडेंट होगी। सुना है शोहर से अलहदगी हो चुकी है इसकी। सारदा बेगम तो धक से रह गई, इतनी मुश्किलों से उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी जो ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि अब तलाक याफ्ता भी साबित हो रही थी। अलहदगी क्यों हो गई? सदमा कुछ कम हुआ तो उन्होंने कुरेदा, शोहर ने दूसरी शादी जो कर ली थी। इंटरेस्टिंग। कुर्सी की पुश से कमर टिकाते फारिस सीधा हो बैठा। निगाहें जन्नत पर ठहरी थीं। वो दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके कान में सरगोशी करने लगी थी। जवाबन दुल्हन ने न जाने उससे क्या कहा था कि उसकी निगाह बेख्तियार फारिस की तरफ उड़ गई। शादी हाल के जिस अलग थलग कोने में वो बैठा था, यहाँ से हर तरफ निगाह दौड़ाना कदरे आसान था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी तो उससे शादी कर ली। सादे बेगम को यकीन ना आया। औरत मां ना बन सके तो कहाँ की खूबसूरती। फारिस अपनी जगह सुन बैठा रह गया। बुरहान उसके बड़े ताया का जो इकलौता बेटा है, उससे शादी हुई थी इसकी, बचपन की मंगनी थी, शादी मोहब्बत की। इन खवातीन में जो कम उम्र थी बहुत कुछ जानती थी। जब इंकशाफ हुआ कि जन्नत बांझ है तो मां के मजबूर करने पर चचा की बेटी से दूसरी शादी कर ली। जन्नत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर खौफ और घबराहट परेशानी का तासुर लिए अब स्टेज से उतरकर इसी तरफ आ रही थी। तो फिर इसे तलाक क्यों हुई? सादा बेगम हमतन गोश थी। अरे खाला, उसने बुरहान की दूसरी बीवी का बच्चा जाय करने की कोशिश की थी। शादी का हंगामा शोर शराबा और फाकिस शादी का हंगामा शोर शराबा और फारिस की साकित निगाहें जन्नत कमाल के चेहरे पर ठहर गईं। खुदा की पनाह, शक्ल तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। सादा बेगम डर सी गई। खाला अमाल शक्लों पर थोड़ी ही लिख नजर आते हैं। हुमा ने लुकमा दिया था। बचपन से ही ये आफत किस्म की लड़की है बुआ, खुदा माफ करे, ना छोटों की तमीज ना बड़ों का लिहाज, बहुत बदतमिजाज और मगरूर सी। इसी की वजह से ही तो इसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। फिर तो इसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, जाने किसने कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ फेर चला रखे थे इसने। मुझे इसकी नंद ने बताया था। सारा दिन फोन कॉल्स करती आती रहती थी। कई बार तो इसने खुद जन्नत को छुप छुप कर बातें करते भी देखा था। मैंने सुना है इसकी हरकतों की वजह से उसके खानदान वालों ने इसकी दूसरी शादी के बाद इससे कतई ताल्लुक कर लिया था। साजिदा बेगम ने सर उठाकर एक बार फिर उसे देखा था। खाला, इसे देखें वो। हुमा ने उन्हें इशारे के मुतवज्जा किया। वो सर उठाए उसकी तरफ देखने लगी जिस तरफ हुमा इशारा कर रही थी। वो बुरहान है, जन्नत का पहला शौहर। ब्लैक टू पीस सूट में मलबूस एक हैंडसम सा नौजवान हंसते मुस्कुराते हुए किसी लड़की के हमरा अंदर दाखिल हो रहा था। वो मेज पर वापस आई तो फारिस वहां कहीं नहीं था। उसने फिक्रमंदी से चारों ओर निगाह दौड़ाई, फिर तेज तेज कदम उठाती शादी हाल से बाहर आ गई। सरसब्ज लान से बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए वो मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी। मोबाइल बंद भी नहीं था, कॉल रिसीव भी नहीं हो रही थी। पार्किंग एरिया में उसे गाड़ी के पास खड़ा देखकर उसकी अटकी हुई सांसें एक लम्हे में बहाल हुई थी। ये ख्याल कि वो उसे छोड़कर नहीं गया कितना तसल्ली बख्श था, और यही ख्याल जिन अंदेशों को जन्म दे रहा था वो कितने अजियतनाक थे। वो खुद को कंपोज करके उसके पास आ गई थी। जेबों में हाथ डाले, गाड़ी से टेक लगाए, नेवी ब्लू पेंट कोट में मलबूस वो अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ उसे तारीख रात का ही हिस्सा लगा। जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां, और हर कहानी एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग है। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगा, लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में तस्दीक। जन्नत का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तो बुरहान वासिफ तुम्हारे ताया का बेटा था? मोहब्बत की शादी थी जो मैं महज 5 साल तक रही, फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया? वो अपनी जगह मंज मंद उसे पलकें चिपकाए बना देखे गई। तुमने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की? फारिस के लहजे में सदमा था, लेकिन बेयकीनी हरगिज नहीं थी। मुझे हैरत है उसने तुम पर पुलिस केस नहीं होने दिया। बहुत मोहब्बत करता होगा, वरना कौन इस कदर संगीन गलती को नजरअंदाज करता है। उसकी आंखों की नमी एकदम गहरी हुई थी, लब कप कपाए थे। तुम जैसी लड़कियों के लिए भला तलाक भी कोई सजा होती है? जन्नत का सांस जैसे हलक में अटका था, आंखें वहशत उतर गई थी। अल्फाज गोया सुलगते हुए अंगारे थे, समात में पढ़ते और वजूद को राख कर देते थे। वैसे तलाक का सबब तुम्हारा वही कारनामा था या कोई और भी वजह थी? जेबू से हाथ निकालते हुए वो सीधा हुआ था। जन्नत बमुश्किल ही उसके कंधों तक पहुंची थी, अब तो जैसे कदमों में ही थी। राख, खाक, धूल, मिट्टी। आगे को झुक कर वो महसूस होती निगाहों से उसको देखने लगा। मुकम्मल तौर पर भीगी आंखें, सुर्ख चेहरा, कपकपाता वजूद, निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए वो सर झुकाए खड़ी थी।
हैरत है आज तुम्हारी जबान नहीं चल रही। उसे ताज्जुब हुआ था। न वजाहत, न सफाई, न माफी की तलब, न पछतावे का एहसास। सुना है काफी अफेयर्स थे तुम्हारे। सुना है रॉन्ग कॉल्स आती थी। सुना है। उसने सर गिरा दिया, झुका दिया, हार मान ली, मगर वो फारिस था, हमले से बाज भी ना आया। जो कुछ सुन चुका हूँ सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी। एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी है जो इनफर्टाइल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके खानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं, जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। सांस रोके, लब भींचे, उसने सर उठाकर फारिस को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था, सख्त पथरीली निगाहों से, कुछ नफरत, कुछ हकारत से, कुछ बेरहमी, कुछ बेजारियत से। जिसके अपने पैरों तले जमीन नहीं थी, वो मेरे आसमान खींचने चली थी। जन्नत की आंखें छलक पड़ी। अमाल अगर शक्लों पे सबत होते तो खूबसूरत चेहरे कितने भयानक लगते। फारिस ने चाबी निकालकर बटन दबाया, गाड़ी का लॉक खुल गया। हाँ, भयानक लगते, बहुत भयानक लगते। मैं कल शाम की मैं कल शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ मनी मम्मी। मैं कल शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, मम्मी को फोन पर कह देना तुम अब यहाँ। मैं कल शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, मम्मी को फोन पर कह देना तुम यहाँ अपनी मर्जी से रुक गई हो। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम अपनी खाला के पास ही रहोगी। और हाँ। उसने रुककर तंबीही निगाहों से जन्नत को देखा, फिर उंगली उठाकर जहर खुंद लहजे में धमकी दी। अब अगर तुमने मनमानी की तो मुझसे बुरा वाकई में कोई नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ ही देर में वो वहां से जा चुका था। और जन्नत बिनते कमाल अपनी जगह साकत और सामत खड़ी रह गई। वो नाकिस थी, मुकम्मल होना चाहती थी। जिन्हें तकदीर नाकिस कर दे वो मुकम्मल कैसे हो। किसी रोज तुम्हारी किसी रोज तुम्हें तुम्हारी ये खुशियां किसी रोज तुम्हें तुम्हारी ये खुशफहमियां ले डूबेंगी। वो अब फूले तनफुस के साथ अंधेरे में देख रही थी। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ पारिस। उसे लगा जमीन अब कदमों तले ना रही हो। बेहतरीन तैराक भी शाख की खुराक बन जाया करते हैं, शायद इसलिए कि वो बुरे वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। वो लड़खड़ाई। तुम पहुंच जाओगी साहिल पर। साहिल पर ही तो खड़ी हूं मैं। और ये था उसका साहिल, उसका किनारा। वो अपने इस किनारे से खुशगमानी की इस साहिल से दबे कदम पीछे हटी। इस किनारे से समंदर भला, ऐसी सतह से आमाक बेहतर। सीन बदलता है। दिल में है वफा की तलब, लब पे सवाल भी नहीं। हम हैं ही सारे वर दर्द में, उसको ख्याल भी नहीं। इतना है इससे राबता छाँव से जितना धूप का। अगर ये नहीं है हिज्र तो फिर ये विसाल भी नहीं। वो जो अना परस्त है मैं भी वफा परस्त हूँ। उसकी भी मिसाल नहीं, मेरी भी मिसाल नहीं। तुमको जबान दे चुके, दिल का जहान दे चुके, अहदे वफा को तोड़ दें अपनी मजाल भी नहीं। चाय की नोट ढीली करते हुए उसने ओपन किचन के सामने रुककर राहदारी में निगाह दौड़ाई थी। मलगजी सी रोशनी जो पूरे घर में फैली थी, अजीब सा सन्नाटा था जो हर तरफ छाया हुआ था। वो 15 दिन बाद लंदन से लौटा था, और घर पर छाई हुई ये वीरानी उसे अजीब सी कैफियत से दो चार कर गई थी। मिसेस शिराजी के बेडरूम का दरवाजा बंद था, वो यकीनन अब तक सो चुकी होंगी। वो उनके आराम में मखल नहीं होना चाहता था, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बैरून मुल्क से वापस आया हो और फिर और उनसे ना मिला हो। वो सीढ़ियों का रुख करने ही लगा था जब निगाह राहदारी के इख्तिताम पर स्टूडियो के अध खुले दरवाजे पर पड़ गई। दरवाजे की दर से झांकती जर का रोशनी टाइल्स पर बिखरी हुई थी। आहिस्तगी से कदम उठाते हुए वो स्टूडियो रूम में गया। तमाम बत्तियां रोशन थीं, दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। बाहर का अंधेरा खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। रिमझिम बारिश की मध्यम सी आवाज, सरसरा कर ठंडी नम हवाओं का शोर। उसने एक तायराना निगाह हाल में दौड़ाई, फिर आगे बढ़ते हुए मशरकी दीवार के पास रखे कार्टन पर झुक गया। मुरझाए हुए फूल, गेट वेल सून का ड्राइंग पेपर, रिजल्ट कार्ड, ट्रॉफीज, खिलौने, तस्वीर के एल्बम, एक एक चीज का सरसरी तय अंदाजे में। मुरझाए हुए फूल, गेट वेल सून का ड्राइंग पेपर, रिजल्ट कार्ड्स, ट्रॉफीज, खिलौने, तस्वीर का एल्बम, एक एक चीज का सरसरी तय अंदाज में जायजा लेते हुए उसके हाथ में अपना पुराना वॉलेट आ गया। वॉलेट खाली था, उसमें कोई ऐसी चीज ना थी जो उसे मुतवज्जा करती। माँ सिवाय उसकी चेन के माँ सिवाय उसकी चेन के जिसके दूसरे सिरे पर शानदार सी तलवार लटक रही थी। तलवार के ब्लेड के विस्त में एक मैग्नेटिक चिप थी, जिस पर उंगली फेरते हुए उसे याद आया उसके साथ जुड़ी हुई एक और तलवार भी थी। तुम आ गई बेटा।
मिसेस शिराजी की आवाज पर उसने चौंक कर रुकब में देखा। व्हील चेयर पर विराजमान स्याह शाल में अपना आप छुपाए वो मुंसलिक कमरे से अंदर आ गई थी। मैं समझा आप सो रही होंगी। की चेन हाथ में लिया वो उठकर उनके पास आ गया, झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया, फिर हाथ पकड़कर उनके पास साइड टेबल पर बैठ गया। तारिक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है मैंने। वो जानता था मिसेस शिराजी ने अब उससे क्या पूछने वाली थी, मगर सवाल से पहले ही वो उन्हें जवाब दे चुका था। मिसेस शिराजी ने सर उठाकर उसे देखा, एक कर्ब सा उनकी आंखों में ठहर गया। हर महीने की यकम तारीख को कुछ और सुनने की मतमन्नी रहती, और हर बार फारिस मैदान का ये जुमला उन्हें अजियत में मुब्तला कर देता। हर माह रकम ट्रांसफर करने वाला मोहब्बत ट्रांसफर नहीं करता था। तुम्हें लगता है इस नन्हे यतीम बच्चे को तुम्हारे पैसों की जरूरत है? मोहतात अंदाज में उन्होंने कुछ अजियत से पूछा था। की चैन की तलवार फारिस की उंगलियों में मुतहर्रिक थी, सर झुका हुआ था, चेहरा हनूज तासुरात से आरी। उसे तुम्हारी जरूरत है फारिस। उन्होंने जैसे उसे आगाही दी थी, एक बार फिर एहसास दिलाने की सही की थी। वो खामोश रहा था, मुश्तल नहीं हुआ था। उसे सजा मत दो, उसका कोई कसूर नहीं। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूँ, बहुत आहिस्तगी से उसने कहा। मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी। मिसेस शिराजी ने उसकी आंखों में आग देखी, दर्द देखा, अजियत देखी, फिर जैसे उनकी हिम्मत दम तोड़ गई। ये जुल्म है, उन्हें एहसास हुआ वो उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। उनका दिल बैठा। शाल के पल्लू से अपने आंसू पोंछे, फिर मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर बिखेरे हुए उन्होंने मौजू ही बदल दिया। टूर कैसा रहा तुम्हारा? सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? और जन्नत को कब लाओगे फारिस? उसके बगैर तो इस घर में खामोशी सी दर आई है। उसे मिसेस शिराजी के तीनों सवाल ठीक ठाक सुने, मगर जवाब सिर्फ एक का दिया। सफर ठीक रहा, बहुत भूख लगी है मम्मी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए उठा था। मुझे पहले ही शक था। उनकी आंखों में अब नमी ठहरी थी, मगर लहजे में खुशगवारियत लौट आई थी। जैसे कुछ दिन पहले तक उनके माँ बहन ऐसी कोई बात ना हुई हो जिसने उन्हें हजार हाथ टुकड़ों में तकसीम कर दिया हो। कैसा शक? यही कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है। मिसेस शराजी ने इत्मीनान से आगाह किया। तुम उसे लाहौर छोड़ाई सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ लंदन न जा सके? उन्होंने मशकूक निगाहों से देखते हुए कुरेदा। ऐसा तो नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से। वो झटपटा गया। उसे शादी अटेंड करने से ज्यादा तुम्हारे साथ लंदन जाने का शौक था। ए दो घंटों में उसने मेरे साथ जाने कितने प्रोग्राम तरतीब दे डाले थे, मैं मान ही नहीं सकती वो अपनी मर्जी से रुक गई होगी। उनका अंदाज कतियत भरा था। मुतहरिक व्हील चेयर के बराबर कदम उठाते हुए फारिस लब भींच कर रह गया। सच सच बताओ, लड़ाई हुई है तुम दोनों की? मिसेस शिराजी उसके पीछे किचन में आ गई थी। सुनी अनसुनी किए वो फ्रीजर खोलकर खाने के लिए कुछ देखने लगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ फारिस। ये सवाल आप अपनी लाडली से पूछ लिया होता। वो जैसे जलकर बोला था। मिसेस शिराजी ने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। उससे भी पूछा था, कहने लगी अपनी मर्जी से रुक गई हूँ। लेकिन असली मसला तो वहीं का वहीं है। जब उसने तुम्हारे साथ लंदन जाना था, फिर शादी अटेंड करके वापस क्यों नहीं आई? अब मैं क्या कह सकता हूँ? माइक्रोवेव ओवन में पिज्जा गर्म करते हुए वो उलझ कर बोला। इसका मतलब है तुम दोनों की लड़ाई हुई है, उन्होंने कुछ सोचकर कहा। लड़ाई? टाइमर की आवाज किचन में गूंजी थी। कैसी लड़ाई? फारिस की भवें सिकुड़ गईं, जबड़े भिंच गए। जन्नत कमाल अब भी बाज ना आई अपनी हरकतों से, उसका पारा चढ़ा। हस्बैंड वाइफ में क्या लड़ाई भी नहीं हो सकती? हमारी नहीं होती। अगर जन्नत सुन लेती तो गश खाकर गिर जाती। मिसेस शिराजी ने अचंभे से उसे देखा। अब आप क्या चाहती हैं? वो जिद हुआ था। कुछ नहीं, तुम पिज्जा खाओ। मिसेस शिराजी ने मुस्कुराहट दबाई। वो उनका हिस्सा निकालने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मेज पर कोहनी टिकाए बंद मुट्ठी पर थोड़ी जमाए वो उसे बहुत गौर से और बहुत मोहब्बत से देखने लगी। वो कुछ तजब्जुब का शिकार हुआ था कि खुली किताब तो ना था, मगर वो मिसेस शिराजी उसे पढ़ ही लिया करती थी। जन्नत ठीक ही कहती है, चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा। उसने छुरी से पीस काट कर मुंह में डालते हुए उन्हें देखा, आंखों में सवाल था। यानी क्या? क्या कहती है जन्नत? यही कि तुम कंफ्यूजन का शिकार होते हो तो ज्यादा दिलचस्प लगते हो। नवाला फारिस की हलक में अटक गया, वो बेख्तियार खांसने लगा। मिसेस शिराजी ने फौरन गिलास में पानी उंडेल कर उसे दिया। उसने चंद एक घूंट भरे, तनफ्फुस बहाल किया, फिर सर उठाकर मिसेस शिराजी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, उनकी मुस्कुराहट जिंदगी से भरपूर थी। सीन बदलता है। लाहौर की सुबह बारिश का लबादा ओढ़कर उतरी थी। आसमान की उजली नीली रंगत पर कुछ देर पहले तक सिमट जाने वाले बादल एक बार फिर फैल रहे थे। कुछ ऐसी ही गुमगुम सी कैफियत उसकी भी हुई थी जब सायरा खाला ने उसे जन्नत की गैर मौजूदगी के बारे में आगाह किया था। यहाँ नहीं है? ना लहजे में फिक्र थी ना घबराहट, बस एक उलझन जब उसे इंतजार में रुकना पड़ेगा, जबकि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद जाना चाहता था। कब तक आएगी?
जन्नत ने तुम्हें नहीं बताया? खाला कुछ मुतफक्कर नजर आई। उसने नफी में सर हिला दिया। वो अपनी आया के घर है। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं उसे वहीं से पिक कर लेता हूँ। मोबाइल निकालते हुए बेहद फॉर्मल लहजे में कहा था। सायरा खाला ने कुछ हैरत और कुछ उलझन से उसे देखा। क्या इन 15 दिनों में एक बार भी जन्नत से बात नहीं हुई, या फिर जन्नत ने ही उसे लाइम रखा है? कुछ ही देर में वो आया का एड्रेस लेकर घर से निकल गया था। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए उसने एक बार फिर जन्नत का नंबर ट्राई किया था। उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। आसमान पर रिमझिम बरसती बारिश ने एकदम ही शिद्दत इख्तियार कर ली। उसने वाइपर मुतहर्रिक कर दिए। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। सीली सड़क से आ गाड़ी अंदर तो वो ले गया था, मगर तंग गलियों की बिना पर अब मजीद जाना नामुमकिन लग रहा था। चिनार के दरख्त तले गाड़ी रोककर उसे सामने देखा। सायरा खाला ने तीसरी गली में स्याह गेट की निशानदेही की थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए उसने रेन कोट का हुड अपने सर पर चढ़ा लिया। बादल एकदम शिद्दत से गरजे थे। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश में दाएं मोड़ मुड़ते ही वो गली में स्याह रंग के तीसरे गेट के सामने रुक गया था। आम के घने दरख्त की शाखें सहन से बाहर गेट के ऊपर फैली हुई थी। बारिश का पानी पत्तों से रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। उसने दरवाजा बजाते हुए अपने स्याह जूतों को देखा, जो कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। तकरीबन 5 मिनट तक तो वो गेट ही धड़ाता रहा था, तब कहीं जाकर गेट खुला था। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस स्याह शाल अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से ओढ़े, सर पर छाता ताने जन्नत कमाल सामने खड़ी थी, कुछ साकित और कुछ मुतहैयर सी। रंग जर्द, होंठ बेरंग खुश्क, आंखें सुर्ख मुतवर्रम थी। दाहिने गाल के ऊपर और आंख के बाएं तरफ नील का गहरा निशान था। कुछ सोजन भी थी शायद। पारस की आंखों में सर्द मेहरी यकदम बढ़ी। चेहरे के तासुरात सर्द हो गए। अपनी यह हालत बनाकर वो दुनिया के सामने क्या साबित करना चाह रही थी? यही कि उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये ड्रामेबाज लड़की उसे जहर लगी थी इस लम्हे। जन्नत कमाल कुछ लम्हे हैरत से उसे देखती रही। पेशानी पर बिखर कर गाल पर फिसलती लटों को आज वो समेट कर पीछे नहीं हटा रही थी। रज जगह की गवाही देती आंखें बेतरा से सुर्ख जरूर थी, मगर नम नहीं। चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था, मगर आंखों में एक बेनाम सी खफगी लहरा रही थी। गुस्सा भी था शायद। लेने आए हो? मुझे यूं पूछा जैसे वो किसी और वजह से भी आ सकता हो। लहजा बेतासुर, मगर आवाज कुछ बोझल सी थी। मजबूरी है। दांत पीस कर इंतहाई विरोधत से जवाब देते हुए फारिस ने उसीलिए निगाहों से उसे देखा, और उसे लग रहा था जैसे मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब वो उसे हमेशा के लिए खैर बात कहने आया है। वक्त नहीं है मेरे पास, 2 मिनट में पहुंचो। फिर लहजे में हुक्म देकर वो जाने के लिए मुड़ गया था। बड़बड़ाहट जारी थी। जो झुलाहट में कदम उठाता वो शदीद गुस्से में लग रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर पीछे देखा तो जन्नत छतरी के साए में एहतियात से कदम उठाती नजर आई। बैग कंधे से लटक रहा था, सर झुका हुआ, शानों पर बिखरे सीधे गिरते लंबे बाल चेहरे के दोनों तरफ से घेरे हुए थे। केचर अब भी हाथ में ही था, जैसे वो उजलत में अपना सब कुछ समेटकर फौरन ही बाहर आ गई हो। वह करीब पहुंची तो फारिस ने दुरुस्ती से जन्नत का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तकलीफ दे तासुर छुपाते हुए उसे जन्नत ने अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर उससे तकलीफ में और इजाफा हुआ था। अपनी ये हालत बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा हूं मैं? जी जान लगाकर इन 15 दिनों में ये हालत बनाई है ताकि मम्मी के सामने मेरा तमाशा बना सको। अब इस हालत में तो तुम्हें लेकर जाऊं मैं? इस हालत में? वो दबी आवाज में धाड़ा था। वो दुम साधे कुछ सदमे से उसकी आंखों में देखकर रह गई। बाजू की तकलीफ जैसे एक लम्हे में गायब हुई। चाहती क्या हो तुम? वो दबी आवाज में घुराया। कहर बरसाती आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। जन्नत के लब खिंच गए, आंखों में सुर्खी फैली, मगर उसने जवाबन कुछ ना कहा। पता नहीं किस गुनाह के पादाश में तुम मेरे गले पड़ गई हो। झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए उसने अपनी साइड का दरवाजा खोला था। बड़बड़ाते हुए कुछ झुंझलाहट के आलम में उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। यकयक ही उसे अपनी उंगलियों पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ था। यूं ही नहीं दाना हाथ सामने किया तो वो खून से सुर्ख था। वो अपनी जगह ठिठक कर रुक गया। दरवाजा खोलकर जन्नत बराबर में बैठी तो उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखा। छतरी टांगों में रखने के बाद वो अब अपने बालों को समेट कर कैचर में जकड़ रही थी, बहुत एहतियात और आहिस्तगी से। एक लम्हे के लिए फारिस की सोच और ख्यालात मुंतशिर हुए। एक लहजे के लिए किसी बेमायनी से अंदेशे ने सर उठाया था। जब वो अपने बालों को समेट चुकी तो उसे लगा शायद वो अब फुर्सत से हमेशा की तरह कोई वजाहती जवाब देगी, कोई अनोखा बयान देगी। मगर वो चुप थी। वो या मुंह में जबान ही ना हो। खिड़की की तरफ मुंह मोड़े उसने अपनी सूरत भी गुम कर ली थी। फारिस की निगाह एक लम्हे के लिए उसके दाहिने बाजू के उस मकाम पर रुकी थी जिसे उसने इंतहाई सख्ती से पकड़ा था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सफर खामोशी से कटने लगा।
ونڈ سکرین پر متحرک وائپرز قہر میں لپٹا روڈ، بارش کی آواز، شدید سردی اور شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑکی کی طرف رخ کی آنکھیں موندے وہ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کے لیے ہی اس پر غنودگی چھائی تھی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ بخار کی حدت سے تپتا وجود سردی سے شدت سے کپکپا رہا تھا۔ چہرے کا رخ اب بھی کھڑکی کی طرف تھا۔ بھولے سے بھی نہ رخ بدل رہی تھی، نہ ہی اسے دیکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ دکھایا تھا، نہ جھڑکیاں پلائی تھی، نہ ہی ان گناہوں کا حوالہ دیا تھا جن کی پاداش میں وہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ فارس نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے این سڑک کے کنارے پر روک دی تھی۔ آگے پیٹرول ڈلواتی گاڑیوں کا رش تھا۔ وہ رین کوٹ کا ہوڈ سر پر چڑھائے گاڑی سے نکل گیا۔ جنت سامنے دیکھنے لگی، دھند میں ملفوف درخت بس چند قدموں کے فاصلے تک ہی واضح تھے۔ اس نے پانی کے چند مزید گھونٹ بھرے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کنپٹی دبانے لگی۔